हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले भारतीय भवन क्लास 10 के एक्सरसाइज 1 यानी कि वास्तविक संख्या उसका विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 बताने वाले हैं। पार्ट 1 बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम 10 तक बता चुके थे, आज हम बताएंगे 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है भाषा वाला है, पूरे क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखे लेकिन समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल के मैदान है, चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। फिर लिखा हुआ है कि सोनिया को मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, यह पता लगाए कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। यानी कह रहा है कि दो व्यक्ति है, एक सोनिया है, रवि है, एक सोनिया है, ठीक है। दोनों आदमी को लगाने में चक्कर जो लगता है, एक 18 मिनट, एक को 12 मिनट लगता है। कर रहे दोनों को अगर बाद में मिलना चाहे तो कितने देर बाद वे पुनः मिलेंगे। मतलब क्या है कि पहले यहाँ हल लिखेंगे और दोनों की जो लगता समय वो समय यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर हो जाएगा 18 मिनट में है, हाँ 18 मिनट। रवि को लगा समय, रवि को लगा समय बराबर हो जाएगा 12 मिनट। सोनिया को लगा समय 18 मिनट, रवि को लगा समय 12 मिनट। यानी कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब बोलिए कि एक वृत्ताकार पथ पर है और दोनों यहाँ चले, एक 18 मिनट लगा, एक को 12 मिनट लगा। जब तक 18 मिनट वाला क्या 12 मिनट लगा, 18 मिनट वाला पीछे है, जब तक ये आगे बढ़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से मिलते मिलते मतलब 18 मिनट और 12 मिनट के बाद का समय निकालना। 18 मिनट 12 मिनट के बाद का जब निकालना हो तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं, यानी लॉसह निकालते हैं। इसमें देखिए 18 मिनट 12 मिनट है। और एक बात ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार पथ पर जब भी यह सवाल मिले जिसमें 2 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति रहे, ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ऐसे सवाल को हम एलसीएम ही निकालते हैं, यानी लॉसह निकालते हैं। 2 गो है, एक 18 12 है, दोनों को मिलने में लगा समय, तो यहाँ लिखेंगे दोनों को मिलने में लगा समय बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ किसका 18, 12 का। 18 12 का एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से निकाल देंगे। 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 3, अब 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3। इसमें क्या देख रहे हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसमें से एगो लेते हैं, जो कॉमन होता है उसमें से क्या करते हैं, एगो लेते हैं। तो कॉमन ये दोनों में 2 है, तो दोनों 2 में से एगो 2 लिए, दोनों 3 में से एगो 3 लिए। बाद बाकी जो बच गई ये 3 2, इसको भी गुना कर देंगे। 3 × 2 क्या हो, 2 3 6 3 18 दूना 36 हो गया। यानी अतः एलसीएम मेरा कितना आ गया, 36 आ गया। अतः दोनों को मिलने में लगा समय, दोनों को मिलने में लगा समय बराबर 36 मिनट, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए दोनों को, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट लिख दिए। दोनों को मिलने में लगा समय बराबर एलसीएम ऑफ किसका 18 और 12 का। दोनों का एलसीएम निकाले, 36 निकला है। अतः दोनों को मिलने में लगा समय बराबर कितना हो गया, 36 मिनट हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 11 नंबर हो गया। 12 नंबर सवाल में 12वां सवाल लिखा हुआ है कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सके। महत्तम धारिता का मतलब होता है कि वह कॉमन से कॉमन धारिता दोनों के लिए क्या होगी, जो दोनों को माप सके। ऐसा नहीं कि दोनों उसको मापे, दोनों को माप सकने वाली धारिता। यानी कि 2 पात्र है। 12 नंबर सवाल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखे। पहले पात्र, पात्र माने होता है बर्तन, पहले पात्र में दूध बराबर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 504 लीटर, तो 500 हो जाएगा 4 लीटर, दीर्घकार होता है लीटर। दूसरे पात्र में दूध जो है ना वो दिया हुआ है इसमें 735 लीटर, 735 लीटर दिया हुआ है, ठीक है।
यानी कि पहले पात्र में दूध जो है 504 लीटर, दूसरे पात्र में 735 लीटर का रहा है। वह कौन सा डब्बा होगा जो इसको भी या इसको भी दोनों को माप सकता है? वो महत्तम धारिता वाला। मान लीजिए कि इसको मापने के लिए 3 लीटर वाला आएगा, 3 भी माप सकता है और आपको 12 भी माप सकता है, तो 12 वाला 12 हो जाएगा, 12 लेना हुआ। मतलब एक एग्जाम्पल ये है, मतलब महत्तम धारिता वाला। इस कंडीशन में महत्तम धारिता वाला जैसे पूछा था महत्तम समापवर्त यानी मौसा निकालते हैं। मौसा के लिए यानी HCF निकालेंगे। देखेंगे दोनों को माप सकने वाले महत्तम धारिता, या उसी भाषा में लिख दीजिए, कह रहा महत्तम धारिता क्या होगी, तो लिखेंगे पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता जो दोनों को माप सके, दोनों को माप सके, बराबर क्या हो जाएगा HCF, या मौसा भी लिख सकते हैं हिंदी में। HCF किसका? 504 का और 735 का, दोनों को निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे 504 बराबर, इसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 504 लिख दिए, गुणनखंड तोड़ने गए, 5 4 9, 3 से कट नहीं 2 से कटेगा, पहले 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 5 10 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 आए 2, 2 दूना 4, 12 2 6 12, फिर 2 से कटेगा आपको लगभग 63 मरतबा। अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितना मरतबा? 3 से कटेगा ये लगभग 21 मरतबा, और 3 से कटेगा ये 7 मरतबा। यानी कि यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने हो जाएगा 7, ये 504 का हो गया। अब 735 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 735, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे बगल में, 735 लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे 735 जो कटेगा 7 3 10 5 15, यानी 3 से कटेगा, 3 दूना हो जाएगा 6, बचेगा 1 पर 13, 3 चौका हो जाएगा 12, 15 3 5 15, 4 5 9 2 11, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौका हो जाएगा 20, बचेगा 45, 5 नंबर 45, अब कटेगा 7 से कटेगा ये 7 मरतबा। यानी कि आ गया 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7 है ना। है HCF निकालने के लिए क्या है हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन कौन संख्या है? 2 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 दोनों में है, तो 1 3 दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा बच गई नहीं कॉमन है, लेकिन फिर 7 भी दोनों के लिए क्या है कॉमन है। यानी कि HCF के लिए 3 गुने 7 होगा, 7 कितना हो जाएगा 21। यानी अतः पात्र की महत्तम धारिता कितना हो जाएगा 21 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21 लीटर होगा, जो फाइनल आंसर है। दोबारा देख लीजिए, पहले पात्र में दूध जो था 504 लीटर है, दूसरे पात्र में दूध है 735 लीटर। लिख दिए यहाँ पे पात्र की महत्तम धारिता जो दोनों को माप सके, दोनों को माप सकने वाले पात्र की महत्तम धारिता निकालना है। इसके लिए क्या हो जाएगा HCF निकालेंगे, यानी मौसा निकालेंगे किसका? ये दोनों का 504 और 735 का। इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ के HCF निकाले तो 21 निकला, और तो पात्र की महत्तम धारिता कितना हो जाएगा 21 लीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल में आते हैं, 12 के बाद 13वां में। तेरह नंबर सवाल में लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। ये सवाल लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कह रहा है कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा, ये हमें सिद्ध करके बताना है। पहली बात यह है कि विषम पूर्णांक कौन होता है वो लेना पड़ेगा। विषम पूर्णांक कौन होता है बताए थे कि एक के ए में ही बताए थे कि विषम का मतलब, सम का मतलब होता है कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए वो सम संख्या होता है। अगर हमें पूर्णांक के रूप में लिखना होता है तो 2q मेरा क्या होता है सम होता है, या 2p मेरा क्या होता है सम होता है, 2m मेरा सम होता है। यानी कोई भी पूर्णांक के साथ 2 से गुना कर देंगे ना तो वो सम बन जाता है। अब विषम के लिए होता है कोई भी पूर्णांक में 2 से गुना रहेगा, उसमें अगर 1 बढ़ा दे तो विषम है। 2m + 1 विषम है, 2p + 1 विषम है, 2n + 1 विषम है। यानी कि क्या होता है कि पूर्णांक से 2 गुना रहेगा तो सम रहेगा, सम को अगर 1 बढ़ा दे तो विषम हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया सवाल, 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल है। 2 विषम पूर्णांक ले लेंगे, पहले हल लिखेंगे। पहली विषम, माना कि पहली विषम पूर्णांक, विषम
पूर्णांक बराबर हम मान लेंगे 2m प्लस 1। पहला विषम हो गया 2m प्लस 1 जो विषम संख्या का रूप होता है, और दूसरी विषम ले लेंगे विषम पूर्णांक, ये ले लेंगे 2n प्लस 1। दो को विषम हो गया, अब दोनों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, गुणनफल करेंगे तो 2m प्लस 1, ये हो गया 2n प्लस 1। गुना करेंगे 2m में 2n से तो 2 दूना हो जाएगा 4, mn हो जाएगा। 2m से 1 में तो हो जाएगा 2m, हो गया दोनों में। 1 से 2n में गुना करेंगे तो 2n, और 2n 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। अब देखिए 4mn है, 2m है, 2n है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2mn, और 2 ले लिए तो m, और 2 ले लिए तो n, प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये 2 तो है ही है, ये पूरा पूर्णांक हो जाएगा। अब पूर्णांक के रूप में मान लिए कि इस पूर्णांक का कोई ना कोई मान होगा, उसको मान लिए p, तो 2p हो गया प्लस 1, और 2p प्लस क्या है, विषम है, विषम संख्या ना है, तो ये हो गया विषम संख्या। कैसे विषम हुआ, क्योंकि 2 गुने पूर्णांक है, 1 बढ़ गया है, और हम जानते हैं कि 2 गुने पूर्णांक सम हुआ, सम में 1 बढ़ाएंगे तो विषम हो जाता है। कोई भी सम संख्या को अगर 1 बढ़ाइएगा तो विषम हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 को विषम को अगर गुना करते हैं ना, तो जो मान आता है वो अवश्य क्या आता है, विषम ही आता है। तो लिख देते हैं अतः, वही भाषा में सिद्ध करके छोड़कर यहाँ जो पूरा लिख दीजिए, 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल, अतः 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। क्लियर है? चलिए 13 हो गया, ये 14 नंबर में आते हैं। चौदह नंबर सवाल में लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि किसी धन पूर्णांक, सिद्ध करे कि किसी धन पूर्णांक जो 5 के प्लस 1 के रूप का है, जो 5 के प्लस 1 के रूप का है, का वर्ग भी उसी रूप का होगा, का वर्ग भी उसी रूप का होगा। यानी हमें सिद्ध करके बताना है, सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है, किसी धन पूर्णांक जो 5 के प्लस 1 है, यानी कि एक धन पूर्णांक है जो क्या है 5 के प्लस 1 के रूप का है, का वर्ग भी उसी रूप का होगा। एक पूर्णांक है जो 5 के प्लस 1 के रूप का है और उसका वर्ग करते हैं ना, तो उसका भी क्या आता है 5 के प्लस 1 के रूप का ही आता है। ठीक है, हल लिखेंगे। कोई धन पूर्णांक है, मान लेंगे कि माना कि कोई धन पूर्णांक बराबर a है, धन पूर्णांक a है और धन पूर्णांक का रूप हमें दिया है, क्या दिया है 5 के प्लस 1, ये रूप हमें दिया हुआ है। अगर उसका वर्ग भी उसी रूप का होगा तो वर्ग करने में दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे तो 5 के प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा 5 के प्लस इधर a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया बराबर 5 के प्लस 1 का मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 5 के का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a की जगह पर 5 के, अब इंटू b की जगह पर 1 प्लस b स्क्वायर 1 के स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और 2 5 10 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1। उसी रूप में लाना है, मतलब 5 किस में कॉमन हो सकता है, यानी 5 से कौन कौन कट सकता है, तो a स्क्वायर 5 कॉमन लेंगे तो 5 से कटेगा ये 5 के स्क्वायर, अब 5 से कटेगा 2 के मर्तबा, आप प्लस 1 तो कटेगा नहीं तो 1 प्लस में रह जाएगा। अब कह रहा है सवाल, कहने का मतलब कि 5 है, ये एक पूर्णांक है, यानी कि चूंकि 5 के स्क्वायर प्लस 2 के, अगर इसमें के का मान रखा जाए तो दुनिया में कोई ना कोई संख्या आएगा,
कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, उसको मान लेते हैं m। क्या मान लेंगे? m। तो क्या हो जाएगा? 5, इसका मान हो जाएगा m, तो 5m प्लस 1 हो गया। यानी कि वर्ग किस रूप में है? 5m प्लस 1 आ गया। यानी कि एक पूर्णांक जो था 5 के प्लस 1 था और उसको वर्ग किए तो 5m प्लस 1 आया है। तो पूर्णांक रूप में यहाँ के था, यहाँ m आया, लेकिन रूप वही ना है कि 5 से गुना करने पर शेषफल 1 आया, 5 से गुना करने पर शेषफल 1 आया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक जो 5 के प्लस 1 है के रूप का है, वर्ग भी क्या होगा? उसी रूप का होगा। अगर यहाँ m के मान अगर k रख दिया जाए तो क्या है? a² रहेगा 5k प्लस 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसी को क्या लिखते हैं यहाँ पे कि अतः, इसी भाषा हम सीधे करके छोड़ के बाकी सब लिख दीजिए। किसी धन पूर्णांक जो 5 के प्लस 1 के रूप का है, का वर्ग भी उसी रूप का होगा। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। 14 के बाद 15वां में। पंद्रह नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्या रूढ़ है या यौगिक है, सकारण बता। रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य या यौगिक मतलब भाज्य, वही हमें ज्ञात करना है। यानी बताना है कि कौन कौन संख्या इसमें रूढ़ है, कौन कौन संख्या यौगिक है, ये ज्ञात करना है। रूढ़ और यौगिक में क्या होता है कि जो संख्या का गुणनखंड हो सके वो यौगिक होगा, यानी गुणनखंड निकल गया तो 2 भाग में टूट गया, जो टूटेगा वो होगा यौगिक, जो नहीं टूटेगा वो क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। इसमें सवाल में जो लिखा हुआ है 1 नंबर में 15 का पहला है, क्या लिखा हुआ है? 7 गुने 11, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस है 13। ये बताना है कि यौगिक है, रूढ़ है, जो भी होने वाला होगा उसको सकारण कारण भी बताना होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई संख्या गुना के रूप में होता है एक के माना जाता है, यानी कि 7 गुने 11 गुने 13 गुना के रूप में है, 13 अकेला है। तो ये पूरा एक संख्या है, ये मेरा दूसरा संख्या है। और जब 2 संख्या है तो दोनों संख्या में देखिए कोई संख्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में है। तो इस साइड क्या देख रहे हैं कि पूरे संख्या में को 13 है, उस साइड में भी 13 है। 13 को कॉमन लेंगे तो 13 बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 7 गुने 11, 13 हट गया तो 1 प्लस, और यहाँ से 13 ले ली तो हो गया 1। क्या हुआ? 13 इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। गुना का मतलब क्या होगा कि इसका एक गुणनखंड कितना आ गया? 13। कोई भी संख्या का एक गुणनखंड हो जाता है तो गुणनखंड जैसे ही मिल गया तो मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको यौगिक संख्या हो जाएगा, यानी भाज्य संख्या होता है। तो लिखेंगे यह संख्या, यह नहीं यहाँ लिख दी, यह संख्या न लिख के बोलेगा यहाँ 13 एक गुणनखंड है। 13 क्या है? एक गुणनखंड है, अतः यह यौगिक संख्या क्या है? यौगिक संख्या है, हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने, ऐसे लिखा हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस है 5 है। यानी देखिए इसमें भी क्या है? पूरे संख्या एगो है, अकेला एगो है। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो 5 यहाँ भी दिया हुआ है, 5 यहाँ भी दिया हुआ है, दोनों 5 कॉमन हो सकता है। तब 5 अगर कॉमन हो सकता है तो 5 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो 5 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुने 6 गुने 5 तो निकाल चुके तो 1 हो जाएगा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस इस 5 का बदला हो जाएगा 1। यहाँ भी क्या हुआ? एक गुणनखंड कितना हो गया? 5 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ 5 एक गुणनखंड है। 5 क्या है? एक गुणनखंड है, अतः यह यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है, हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस है 7 है। यानी कि 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5
आप प्लस में 7 है। अब बताइए इसमें कोई संख्या कॉमन है? तो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? गुणनखंड नहीं आएगा। गुणनखंड नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट संख्या हो जाएगा। अब जब इसे डायरेक्ट रूट संख्या भी इसको नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसे कॉमन नहीं होता है तो जोड़ गुना करने पर देखिएगा जब कॉमन हो जाएगा तो कॉमन लेने के बाद कहते हैं गुणनखंड है, यौगिक संख्या है। जब कॉमन नहीं हो तो पूरे सवाल को तोड़ दीजिए। 2 तिहाई 6 चौक 24 पंचे हो जाएगा 120। 2 तिहाई 6 6 चौक 24 24 पंचे हो जाएगा लगभग 5 तक ना है, हाँ 5 तक है। 6 6 चौक 24 24 पंचे हो गया 120। अब प्लस 7 है 100 हो जाएगा 27। 127 जो होता है लगभग ये क्या होता है? रूढ़ संख्या होता है। तो लिख देंगे अतः यह रूढ़, रूढ़ का मतलब अभाज्य होता है, रूढ़ संख्या है। क्लियर है? ज़्यादा इसको ध्यान, 1 नंबर 2 नंबर ध्यान रखिएगा कि कॉमन जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो कहेंगे यौगिक संख्या है। तो लिखेंगे भाषा क्या कि 13 एक गुणनखंड है इसलिए यौगिक है, यहाँ 5 गुणनखंड है इसलिए यौगिक है। यहाँ गुणनखंड नहीं निकला बाहर तो यौगिक नहीं लिखे, तो ये हुआ रूढ़। रूढ़ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? मान निकाल देंगे। मान निकालने के बाद डिसाइड करेंगे कि ये यौगिक है कि रूट है। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं 17 नंबर 16 में। 16 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ने संख्या दिया हो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या करेंगे? 16 में कई सवाल दिया हो तो 16 का पहला लेते। पहले 16 का पहला सवाल दिया हुआ है 7/80 है, 7 है बट्टा 80 है। ऐसे सवाल में क्या करते हैं? पहले नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 80 का गुणनखंड जो हो जाएगा ना, तोड़िएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 आता है। गुणनखंड तोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जब शांत होता है ना तो शांत के नियम से बनाते हैं। ठीक है? शांत का नियम ये कहता है कि 7 रहेगा, 2 कितना है? 4 गो, तो 2 का पावर हो जाएगा 4। और 5 कितना? 1 है। कहते हैं कि जिसकी कमी हो, ये हम पहले 1 के डी में बता चुके हैं, जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा एक स्पेशल हम दशमलव निकालने का एक वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से देख सकते हैं कि हम हर एक टर्म को हम बताना सिखाए हुए हैं, देख लीजिए। तो वहाँ भी यही तरीका बताए थे कि जब 4 को संख्या है तो 4 लिख दिया, 5 एगो रहने दिए, लेकिन हमको नीचे दोनों का संख्या बराबर चाहिए। यानी 2 4 गो है तो 5 भी 4 गो चाहिए। अब 5 तो एगो है तो 4 को लाने के लिए 3 को कमी हो रहा है, तो 3 को 5 से ऊपर गुना करेंगे और 3 को 5 से नीचे गुना करेंगे। यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 कर दे, ऊपर फाइनल गुना कर देंगे। 5 गुने 5 गुने 5 किए तो लगभग 50 25 25 125 गुने 7 करेंगे ना, तो 125 गुने 7 करेंगे तो ये हो जाता है 875 होता है। 2 के पावर 4 है, यहाँ रहने देंगे। 5 भी क्या हो गया? 4 गो, तो 5 के पावर हो जाएगा 4। ऊपर 875 रहने देंगे। नीचे क्या हुआ? 2 के पावर 4 5 के पावर 4, दोनों में पावर क्या हुआ? बराबर हो गया। और दोनों में जैसे ही पावर बराबर हो जाएगा तो बेस गुना हो जाता है, यानी 2 5 कितना हो जाएगा? 10। और पावर 4 रहेगा ही। 875 रहने देंगे बट्टा में 10 के पावर 4 का मतलब होता है कि 10 के पावर 4 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 होता है, जो कि आपको 10,000 करीब आता है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 10 के पावर 4 है तो 1 पर 4 को 0, पावर 4 है तो 4 को 0 दे देंगे। यानी पावर 4 है तो 1 पर हो जाएगा 4 को 0, या गुना कर दीजिए, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। 4 को 0 से भाग देने का मतलब है कि पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 4 अंक लेने के लिए पीछे लेंगे। पीछे से लेंगे तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। 3 अंक पूरा है, लेकिन हमको तो 4 अंक चाहिए। 4 अंक चाहिए तो जब नहीं हो पाया तो एक 0 देंगे, तो 4 अंक हो गया, पॉइंट देंगे। अब फिर दोबारा 0 दे, हो गया 0.0875 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 16 के दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल है 37/125 है, लिखा हुआ है 37 अब बट्टा है 125। यहाँ 37 रहने देंगे। 125 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5। ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत का तरीका यही है कि 37 रहने देंगे, 5 के पावर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए हमको 5 की संख्या 2 की संख्या बराबर चाहिए था। यहाँ 5 तो 3 गो है, लेकिन 2 एक भी नहीं है, तो हमको 2 भी 3 को चाहिए। तो 3 को 2 से ऊपर और 3 को 2 से नीचे गुना करेंगे। ठीक है? ऊपर फाइनल गुना करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56 का 6 बचेगा 5, 8 3 24 और 24 5 होता है 29, यानी 296 हो जाएगा। यहाँ 5 के पावर 3 है, 2 का गो 3 गो है, तो क्या करेंगे? 2 का पावर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए 296 रहने देंगे। दोनों का पावर 3 हो चुका है, तो बेस क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 2 5 10 के पावर हो जाएगा 3, यानी कि 296 बट्टा हो जाएगा 1 पर 3 को 0।
और जैसे ही 3 को 0 होता है तो पॉइंट के बाद 3 अंक पुराने के लिए पीछे से लेंगे तो पहले 6 1 अंक 9 2 अंक 2 3 अंक पॉइंट देंगे 0 देंगे तो 0.296 जो क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चल अब अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, 19/4 का पावर 3 दिया है। 19/4 का पावर 3। देखिए 19 तो ठीक है, 4 का पावर 3 का मतलब 4 तो 3 को हो जाएगा तो 4 गुने 4 गुने 4 कर दिए। यहाँ 19 रहने देंगे, 4 के पावर 3 को प्रत्येक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2, अगला 4 हो जाएगा 2 गुने 2, फिर अगला 4 हो जाएगा 2 गुने 2। ये क्या हो जाएगा, शांत हो गया। अब शांत को दशा में लाने के लिए क्या करेंगे, 19 रहने देंगे। 2 कै गो, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। हमको 5 भी कितना चाहिए, 6 को 5 चाहिए। 6 को 5 चाहिए तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 6 को 5 से ऊपर गुना किए और 6 को 5 से नीचे भी गुना करेंगे। ऊपर गुना करने पर जो फाइनल मान आता है वो लगभग आता है 29 68 75। 29 68 75 आ जाएगा। जबकि नीचे जो 2 के पावर 6 है रहने देंगे। अब 5 भी 6 हो गया, तब 5 के पावर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लिख दिए 29 है 68 है 75 है। नीचे देखिए 2 के पावर 6 5 के पावर 6, पावर दोनों का बराबर है। पावर जब दोनों का बराबर होता है तो क्या करते हैं, बेस गुना होता है, यानी 10 के पावर हो जाएगा 6। 29 68 75 है, 10 के पावर 6 का मतलब एक पर कितना जीरो है, 6 जीरो है, तो 6 जीरो दे दिए। अब हमें पॉइंट के बाद 6 अंक चाहिए ना, तो लास्ट लेंगे। यहाँ पहले 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, 8 लेंगे, 6 लेंगे, 9 लेंगे, 2 6 अंक पुर गया, पॉइंट देकर 0 दे देंगे। तो मेरा मान कितना हो जाएगा, 0.296875, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सोलह के चौथा नंबर सवाल जो है वो लिखा हुआ है 14,588 बटा है 625 है। ऊपर में 14,588 रहने देंगे। 625 का गुणनखंड तोड़ते हैं ना, मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आता है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऊपर में है 14,588 रहने देंगे। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4। 5 के पावर 4 हो गया तो हमको 5 की संख्या 2 की संख्या बराबर चाहिए, सेम कंडीशन। अब हमें 2 की संख्या बराबर चाहिए, 2 भी 4 को चाहिए, तो 4 को 2 से ऊपर गुना करेंगे या 4 को 2 से नीचे गुना करेंगे। क्या करेंगे, 4 को 2 से नीचे गुना करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के ऊपर गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 16 से गुना करने पर जो फाइनल मान आता है ना, वो आता है 233 408, यानी कि 233 और 408 आता है बट्टा में 5 के पावर 4 है ये है, और 2 भी क्या होगा, 4 हो गया, तो 2 के पावर भी हो जाएगा 4। ऊपर हो गया 233 408 जो मान है रहने देंगे। दोनों का पावर क्या हो गया, 4 हो गया। और जब पावर बराबर होता है तो बेस को गुना करते हैं, यानी कि 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, तो 10 के पावर हो जाएगा 4। ये रहने देंगे 233 408, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 पर कितना जीरो, 4 को जीरो, तो 1 पर 4 को जीरो देंगे। और 4 को 0 से भाग देने का नियम क्या होता है कि लास्ट से 4 अंक लेंगे। 8 लिए, 1 अंक, 0 लिए 2 अंक, 4 3, 4 अंक पुर गया, तब पॉइंट दे देंगे। जो बचा हुआ अंक रहेगा उसको लिख देंगे। अगर बचा हुआ अंक है तो लिखते हैं, अगर नहीं बचता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, 0 बैठाते हैं। तो क्या करते हैं, 0 बैठाते हैं। यहाँ तो बचा हुआ अंक था तो वो लिख दिए हैं। ये हुआ 6 का चौथा। 6 के 5वां में आते हैं। 16 का 5वां ना, सॉरी 6 बोला गया था। 5वां नंबर में 1/7 है। जब 1/7 है तो बट्टा में जब 7 होता है ना तो ये अशांत होता है। अशांत सवाल को उस नियम से नहीं बनाते, भाग देकर बनाते हैं। मतलब 1 में अब 7 से भाग देना होगा। 7 से नहीं 1 मिलेगा, 0 पॉइंट कर देंगे, 0 देंगे। 7 एक कितना हो जाएगा, 7, फिर बचे कितना, 3। यहाँ 1 पर 0 अलाउ है उतारने का। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बचेगा 2, 1 0 उतार देंगे। 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 6 60 हो जाएगा। 7 8 56 होता है, बचता है कितना, यहाँ पर 4 कट गया 0। 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बचेगा 5, ये कट जाएगा 0, और 7 7 हो जाएगा 49।
फिर 1 बच गया, यानी 1 से शुरू हुआ फिर 1 आ गया, मतलब फिर यही रिपीट होगा। इसका मतलब है कि जो 14, 28, 57 है पूरा क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि 1/7 का मान हो गया 0.142857। आप पूरा पर रेखनी लगा देंगे, यही क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जब भी रिपीट होने वाला हो तो रिपीट वाला को हम लोग रेखनी लगाते हैं। रेखनी का मतलब ही होता है कि रिपीटेशन वाला को सवाल पर हम क्या करते हैं, रेखनी लगाते हैं, हो जाएगा। जब भी शांत होगा तो उस नियम से अशांत होगा तो क्या करेंगे, आराम से भाग दे देंगे, मेरा फाइनल मान आ जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। सत्रहवां लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, पहले हल लिखेंगे। हल लिख दिए तो क्या करेंगे, जब √7 एक अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय क्यों मानते हैं, इसका कारण भी बताए थे, और सुन लीजिए कारण क्या होता है। अपरिमेय जब रहता है लेकिन अपरिमेय कोई रियल अस्तित्व नहीं है। अपरिमेय परिभाषा क्या होता है, परिमेय का परिभाषा का मतलब होता है कि जो संख्या P/Q के रूप में परिमेय हो और जो नहीं हो वो अपरिमेय। यानी कि आधार मेरा एक ही है, वो है P/Q। अब P/Q रियल में होता क्या है, परिमेय होता है। यानी कि P/Q आधार लेके चलते हैं, अब P/Q परिमेय होता है, इसीलिए परिमेय मानना होता है, न कि अपरिमेय मानना होता है। इसी में सवाल रहेगा, अपरिमेय सिद्ध करना रहता था, परिमेय मानते हैं। कोई पूछ देते हैं कि अपरिमेय रहेगा तो परिमेय मानेंगे, क्या परिमेय रहेगा तो अपरिमेय मानेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। परिमेय इसलिए मानते हैं कि अपरिमेय का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ना परिमेय मानते हैं। यही कारण है कि अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो परिमेय मानते हैं। इसको कहा जाता है विरोधाभास का नियम। यानी कि परिमेय मानते हैं, परिमेय सिद्ध करेंगे। अगर परिमेय आ गया तो ठीक है, यानी कि प्रूव नहीं हो पाएगा। अगर परिमेय नहीं आता उल्टा अपरिमेय हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। वही सवाल से लेके चलते हैं। इसको परिमेय मानते हैं, √7 प्रूव करना है। इसमें थोड़ा भाषा लिखते हैं कि यदि संभव हो तो, क्योंकि संभावना दर्शाते हैं, तो यदि संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिए। और जब परिमेय मानते तो परिमेय का मतलब क्या होता है कि परिमेय P/Q के बराबर हो जाता है, इसलिए √7 क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर हो गया। अब PQ क्या है, तो जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, इसलिए अब √7 का वर्गमूल निकलता नहीं। अगर निकलता √7 का वर्गमूल तो वर्गमूल निकाल देते, लेकिन यहाँ वर्गमूल नहीं निकलता है। तो वर्गमूल नहीं निकलता है तो उस कंडीशन में दोनों तरफ वर्ग करते हैं। अगर मान लिए कि √7 है, वहीं पर √9 रहता तो हमें वर्ग करने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल देते। यहाँ तो √7 है, वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। नियम होता है कि जब भी वर्गमूल नहीं निकलने और निकालने की ज़रूरत हमें हो तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। इधर √7 है तो √7 का स्क्वायर कर देंगे, उधर P/Q है तो P/Q का स्क्वायर कर देंगे। √7 के स्क्वायर के मतलब स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचता है 7, इधर बचता है P² और बचता है Q²। अब कहते हैं कि यहाँ से कई कंडीशन होते हैं कि 7 बराबर हम लिखेंगे, अगर P² अगर है, तिरछा गुना करेंगे तो Q² यहाँ आएगा, तो 7Q² और P² अगर PQ का कोई मान रखेंगे ना तो हमेशा ही पूर्णांक यहो पूर्णांक आएगा। अगर एक कंडीशन बनता है कि मान लीजिए कि P² नीचे में लाएंगे तो 7/P² हो जाएगा, 1/Q² हो जाएगा। हमेशा ये बट्टा में रहेगा, हमेशा ये बट्टा में रहेगा। ये दोनों कंडीशन सही होता है। लेकिन एक कंडीशन गड़बड़ा जाता है, कब, जब 7 बराबर P² को Q/Q लिखते हैं, Q ऊपर लाते हैं ना तो 7Q बराबर P² होता है। तो ई वाला बन जाता है पूर्णांक, यानी बिना बट्टा वाला, ई हो जाता है बट्टा वाला हो जाता है। अब बिना बट्टा का मतलब पूर्णांक होता है, बट्टा का मतलब भिन्न होता है। तो पूर्णांक का मतलब होता है भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न के बराबर। अब भिन्न का मतलब होता है पूर्णांक के बराबर नहीं होना चाहिए। इस कारण से ई नियम गलती हो जाता है। 2 नियम सही होता है और 1 नियम गलती हो जाता है। लेकिन सवाल ये कहता है कि अगर ई नियम सही में ही परिमेय होता तो हमको तो सभी नियम सही होना चाहिए। लेकिन ये 2 नियम सही करता है, 1 नियम गलती करता है, एक मतलब ये नियम सही नहीं है। यही कारण है कि गलत माना जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सही नियम उसको छोड़ देते हैं। विरोधाभास का मतलब है कि हमको उल्टा लेकर चलना है, जो गलत है उसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये गलती हो रहा है, इसीलिए हम इसको गलत मानते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, वही काम यहाँ करते हैं। 7 बराबर अब P² Q² ले देते Q × Q, Q यहाँ आता है ना, तो हो जाता है 7Q बराबर P²/Q।
इसको कहते हैं कि ये पूर्णांक है, ये भिन्न संख्या है। पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा भाषा लिख दे कि चूँकि 7q एक पूर्णांक संख्या है, 7q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न नहीं, भिन्न नहीं का मतलब बट्टा में नहीं है, तो भिन्न नहीं, यानी 7q एक पूर्णांक संख्या कोई भिन्न नहीं, जबकि p स्क्वायर बट्टा q, यहाँ पर दिखे है p स्क्वायर बट्टा q लिखे है, q एक भिन्न संख्या है। एक कौन संख्या है, एक भिन्न संख्या है, कोई पूर्णांक नहीं। यानी सवाल क्या कर रहा है कि 7q एक पूर्णांक संख्या कोई भिन्न नहीं, यानी 7q पूरा पूर्णांक संख्या भिन्न तो है नहीं, अब p स्क्वायर बटा q एक भिन्न संख्या पूर्णांक ही नहीं है, मतलब ई इसके बराबर नहीं इसके बराबर, लेकिन मेरा मान तो बराबर है, बराबर आने के बावजूद भी बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम जो माने गलती हो गया है, यानी कि हम जो √7 को परिमेय माने हैं वो परिमेय नहीं होगा, गलत हो गया है। जब गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ भाषा थोड़ा लिखना पड़ता है कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √7 एक अपरिमेय, यानी हमारी मान्यता जब गलत हो गया कि परिमेय है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूव्ड। यानी जो हम माने थे परिमेय वो गलत हो गया है, जब हम माने थे परिमेय अगर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, लिख सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं, सवाल नंबर आते हैं 18 नंबर में। लिखा हुआ है कि 0.6 पर रेखिंग है। 18 नंबर सवाल है कि 0.6 पर रेखिंग को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करे, को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करे। हल लिखेंगे। इस सवाल को एक शॉर्टकट विधि भी है, लेकिन लॉन्ग कट समझ लीजिए ताकि इसे बनाने में सुविधा हो सके। 0.6 पर रेखिंग है, इसका कुछ न कुछ मान होगा, उसको मान लिया x। x क्या करते हैं, मान लिया, यानी कि 0.6 पर रेखिंग है, इसका कोई ना कोई मान आएगा, उसको क्या मान लिया कि इसका, चलिए इसका मान आएगा x, यानी x जो है वो 0.6 के रेखिंग के बराबर है। 0.6 पर रेखिंग के बराबर है, इसका मतलब x का मान जो होगा वही ना 0.6 पर रेखिंग होगा, मान होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। और रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन होता है, इसका मतलब 0.66 डॉट डॉट इनफिनाइट हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखेंगे इसमें जितने अंक रिपीट होता है ना उतने 0 वाला से गुना करते हैं, मतलब 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुना करेंगे, अगर 2 अंक रिपीट होता है तो 100 से गुना करते, 3 अंक रिपीट होगा तो 1000 से गुना करते हैं। यहाँ सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 गुने x करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10 गुने इसमें करेंगे तो पॉइंट आगे चल जाएगा, 0.66 है ना, तो ये पॉइंट आगे चलेगा 10 से गुना करने पर, तो 6.66 डॉट इन्फिनिटी हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के बाद दोनों को घटाएंगे, थोड़ा सा घटाने जाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, देखेंगे समीकरण 2 और घटाव हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 2 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है, क्योंकि समीकरण 2 में 10x यहाँ 1 से 6 पॉइंट 0 पॉइंट मतलब ये बड़ा होगा। समीकरण 2 को ऊपर लिख देंगे, जो 10x बराबर 6.66 डॉट इन्फिनिटी है, और समीकरण 1 को नीचे लिख देंगे जो 0.6 इन्फिनिटी है। अब घटाने गए तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस के बाद 10 गो x में से 1 गो x घटेगा ना, तब बचेगा 9 गो x बराबर
मेन घटाना यहाँ है। पॉइंट के बाद 6 इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारा 6 है। और यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 को जाए, इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारा है। भले वहाँ 2 को यहाँ 3 को लिखा हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इन्फिनिटी तक ना है मतलब बहुत सारा है। इसलिए सेम में से सेम घटता है तो 0 हो जाता है। इसका मतलब पॉइंट के बाद घटेगा ना 0 हो जाता है। हमको पॉइंट से पहले घटाना होता है। यानी 6 में 0 के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक से बराबर हो जाएगा 6 और 9 आएगा बटा में, तो 6/9। 3 से कटेगा 2 और 3 से कटेगा 3, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 2/3। x का मान 2/3 हुआ। x किसका मान था, 0.6 पर रेखनी। इसका मतलब है कि अतः 0.6 पर रेखनी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर, जो क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ऐसा ही मान निकाल लेंगे। ऐसा सवाल जो भी रहेगा 0.6 पर रखेंगे, 0.3 पर रखेंगे, 1.3 पर, जो भी सवाल रहेगा आप वहाँ से मान निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिएगा। बाकी जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो व्यक्ति पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मिलते हैं अगले वीडियो यानी अगले चैप्टर में।